अम्बेडकर जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अनुसूचित जाति जनजाति माइनोरिटिज ओबिसीको निम्ति आज उहाँको दिन हो। आज भारतमा 50 जाति सुरक्षित रहेका छन्, उहाँकै दिन हो। आज यस भूमिमा हामीले हाम्रो शिर उच्च पारेर हिँड्न सकेको छौँ। गला में देखिए, गला में जितना आदमी है थोड़ा एक साथ में बोलिए जय भीम जय भारत। मैं बोलेंगे जय भीम जय भारत, आप लोग भी साथ साथ बोलिए जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत, 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 जय भीम जय भारत। स्लोगन सबके एक साथ बोलना है। आपके पास जितने सारे ताकत है 3 बार कम से कम बोल दीजिए। मैं बोलूँगा जय भीम जय भारत, आप भी बोलिएगा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। सर्वप्रथममा तपाईहरु सबैलाई स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाको तर्फबाट तपाईहरुलाई नव वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। र आज म यहाँ तपाईहरु अघि स्वागत भाषण राख्नु आएको छु र यहाँनिर स्वागतम त हामी सबैलाई गरिरहेका छौँ है। र विशेष के भन्दाखेरि बाबा साहब अम्बेडकरको शालिग दार्जिलिङको यस चौरस्ताको मुटुमा राख्न पाउँदा आज हामी सम्पूर्ण पहाडवासी नै गर्वित, आफैलाई गर्वित ठानेका छौँ। र म यहाँनिर धेर तपाईहरुलाई भाषण दिएर म बोरिङ बनाउन पनि चाहन्न, कारण हाम्रो अतिथिवर्ग कलकत्ताबाट आउनुभएको छ। हाम्रा श्रद्धेय दाई अनित थापा दाजु आउनुभएको छ, हाम्रो दाई अमर लामाज्यू, हाम्रो साथी अजय गोरज्यू र हाम्रो बाटुल राईज्यू, उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट हामी आज सुन्न आतुर छौँ। र हामी कार्यक्रम गर्ने संस्था हौँ र हामीले यो अर्गनाइज गरेका छौँ। र यो अर्गनाइज गर्दाखेरि जुन दिन हामीले बाबा साहब अम्बेडकरको शालिग लाउँछौँ भनेर आजभन्दा 1 वर्ष अघि डिसेम्बर 12 तारिकको दिन हामीले एउटा प्रण गरेका थियौँ। र यो 1 वर्षको भित्रमा 6-7 महिना त पेन्डेमिकमै गयो र पनि हामीले 5 महिनाको खटनीमा
आज यो काम हामीले पूर्ण गर्न सक्यौँ र यो पूर्ण गर्नमा म आन्तरिक हृदयबाट प्रथममा त म हाम्रो श्रद्धेय दाइ अनित थापा दाजुलाई दिन चाहन्छु। कारण उहाँले जब यो कार्यक्रमको निम्ति यो शालिगको निम्ति उहाँ त्यस्ता जिटिए चेयरम्यानको पदमा हुनुहुन्थ्यो र म त्यस समय हामी भाइ शिबु गतराज म अनि हाम्रा दाइ केशर सिंहज्यू जब म्यापल टुरिस्ट लजमा दाजुलाई भेट्नु गएका थियौँ र हामीले धेर कुरा पनि गर्न परेन। हामीले 6-7 मिनट उहाँलाई भन्यौँ, दाजु यस्तो यस्तो हामीले बाबासाहेब अम्बेडकरको शालिग चौरस्ताको प्राङ्गणमा राख्ने त्यो जुन चाहिँ यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, यो स्क्रिनको मुनिपट्टि एउटा प्लेटफर्म पनि रेडी रहेछ र यसको सोच हामीले राखेका छौँ भन्दाखेरि दाजुले एकै वचनमा ठिकै छ, तिमीहरूले यो म्युनिसिपालिटीको पर्मिसन लिनुपर्छ र म्युनिसिपालिटीलाई एप्लाई गर्नु भनेर उहाँले एउटा रेकमेन्डेसन दिनुभयो र त्यस पश्चात हामी त्यो रेकमेन्डेसन लिएर हामी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा गयौँ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा गए पश्चात हाम्रा त्यस्ता सेक्रेटरी साहब सिपी राईज्यू उहाँले हेर्नुभयो र हेरेर एकै वचनमा उहाँले हुन्छ म गरिदिन्छु भनेर उहाँले गरिदिनु भयो र यसमा हाम्रो एमई साहब श्री प्रशान्त राईज्यू साथै हाम्रो सेक्रेटरी साहब श्री सिपी राईज्यूको धेरै ठुलो उहाँहरूको पनि सहयोग छ र यस मञ्चबाट उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस पश्चात जब हामीले यो कार्य थालनी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, हाम्रोमा धनराशि केही पनि थिएन, हामी शून्यबाट सुरु गरेका थियौँ। हामी एउटा नयाँ सङ्गठन भनौँ, एउटा नयाँ युवाहरूको एउटा मञ्च भनौँ, त्यहाँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ र राम्रो कार्य गर्दै जाँदा भगवान्ले पनि साथ दिँदा रहेछन् र हामीलाई महाकाल बाबाको पनि आशीर्वाद भयो र हामीले त्यस पश्चात यो कार्यक्रम अघि बढाउँदै लग्यौँ र हामीलाई हाम्रो हातमा एक पैसा पनि नहुँदा हाम्रो अनुहार हेरेर विश्वास गर्ने हाम्रा श्रद्धेय सर श्री हेम बराइलीज्यू साथै हाम्रा श्रद्धेय सर रामानुज ढोटाल सर, उहाँ हाम्रो दार्जिलिङ विश्वकर्म समाजका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ श्री हेम बराइलीज्यू, अनि रामानुज ढोटाल सर दमाई समाजका प्रेसिडेन्ट, साथै हाम्रा भाइ सदीप सार्कीज्यू सार्की बोर्डका चेयरम्यान, यी 3 जना व्यक्तिहरूले हामीलाई एउटा उहाँहरूको तर्फबाट अनुदान राशि दिनुभयो र त्यसै बदौलत हामीले विगत 14 अप्रेल 2021 को दिन यसै चौरस्ताको प्राङ्गणमा हामीले एउटा शिलान्यास गरेर एउटा बाबा साहबको स्ट्याच्युको निम्ति एउटा प्लेटफर्म बनायौँ। कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा टाउन कमिटी, भारतीय अम्बेडकर युवा सेनाका अध्यक्ष, सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर साथै दार्जिलिङका लोकप्रिय गायक शिबु गतराजलाई म आफ्नो सम्भाषण राखिदिनको निम्ति मञ्चमा निम्ताउँदछु। गर्व लाग्छ मलाई म आफू विश्वकर्म हुनुमा, गर्व लाग्छ मलाई एउटा सेड्युल कास्ट हुनुमा, किनभने कलाकार कुनै पनि पक्षको होस् या नहोस्, कलाकार कुनै धर्मको होस् या नहोस्, कलाकार जन्मिन्छ, कलाकार हुन्छु भन्दा हुँदैन, कलाकार म हुन्छु भन्दा हुँदैन, कलाकार माथि ईश्वरीय वरदान हुनुपर्छ, जो चाहिँ हाम्रो कामे दमाई सार्की माइनोरिटी सबैले यो गड गिफ्टेड हुन्छ। र आज 1 वर्षको अन्तराल पनि नभएछ यो भारतीय गोर्खा अम्बेडकर सेना हामीले सञ्चालन गरेको। त्यसर्थ हामीले यो भारतीय गोर्खा अम्बेडकर जुन चाहिँ कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, यति समय पुग्दा नपुग्दा पनि हामीले आज जुन चाहिँ यो आज एउटा विश्वभरि छरेर बसेका जति पनि हाम्रो सेड्युल कास्ट हुनुहुन्छ, माइनोरिटी जति पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई ध्यानमा राख्दै आज हामीले जुन चाहिँ यो भीमराव अम्बेडकर साहबको जुन चाहिँ शालिग आज हामी दार्जिलिङमा स्थापित गर्न हामी सक्षम बन्यौँ। त्यसको लागि हामी समस्त सेड्युल कास्ट एसोसिएसन जति पनि हाम्रो माइनोरिटीका हाम्रो प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्व गर्नुपर्छ। भारतीय गोर्खा अम्बेडकरको खालि यो
प्रोग्राम होइन। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले सोच्नुहोस् यो प्रोग्राम, यो आजको कार्यक्रम जुन चाहिँ छ यो प्रोग्राम तपाईँहरूको आफ्नो हो, तपाईँहरूको आफ्नो हो। हामीले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले राखेर केही दिन अगाडिदेखि हामी लागि परेका थियौँ र यो कुरा मैले आज तपाईँहरू समक्ष राख्नु नै पर्छ। धेरै दिन अघिदेखि हामीले यो विचार गरेका थियौँ र रिसेन्टली नै हाम्रो यता रङ्गमञ्च भवनमा एउटा गोर्खा जातिको कलाकार क्षेत्रको एउटा वरिष्ठ सङ्गीतकार गोपाल योन्जनको सालिङ पनि निर्माण भए। त्यही अवधि मैले दाजुहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ, दाजु हामी पनि गोर्खा अम्बेडकर सेनाबाट कहीँ मूर्ति एउटा राख्ने हामीले सल्लाह गरेको थियौँ। त्यसर्थ यो प्रपोजल लिएर हामीले एकपल्ट अनिल सरलाई भेट्नु छु न, त्यसताको उहाँ चेयरम्यानको पदमा हुनुहुन्थ्यो र हामी गएर उहाँलाई भेट्यौँ। उहाँले भन्नुभयो हामीलाई, भाइ यो मूर्ति चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ राख्नु विचार गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ गोपाल योन्जनको प्रतिमा जहाँ भानुभवनमा राख्नु भएको छ त्यो साइडमा हामी राख्ने सोच राखेको छौँ सर भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँ एउटा यस्तो विद्वान मान्छे, उहाँ एउटा यस्तो संविधानको एउटा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँको सालिङ तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ भने सबै आउने जति पनि टुरिस्टदेखि लिएर जति पनि दार्जिलिङमा इन्डियामा बसोबास गर्ने मान्छेले पनि उहाँको मूर्ति देख्नुपर्छ। गोर्खा जाति पनि हाम्रो गोर्खा जाति पनि संविधानसँग संलग्न छ उहाँ हामी भन्ने हेतुले उहाँले त्यो जग्गामा राख भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो र त्यसर्थ तिमीहरूले जग्गा हेर भन्नुभयो। हामीलाई सुइटेबल जग्गा लाग्यो दार्जिलिङको मुटु मानिने प्रहागन चौरस्तामा र त्यसर्थ हामीले आएर सरलाई भन्यौँ गएर सर हामीले चौरस्तामा यस्तो जग्गा गरिदिन्छौँ। तुरन्त उहाँले यो जग्गालाई स्याङ्सन गरिदिनु भयो। हामी सेड्युल कास्ट एसोसिएसन समस्त हामीको तर्फबाट मेरो आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट यो एउटा ऐतिहासिक क्षण ऐतिहासिक काम हो र उहाँलाई हाम्रो सबैको तर्फबाट कामे दमै सार्की सबैको तर्फबाट उहाँलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई एउटा सानो जात तल्लो जात भनेर हेर्ने एउटा प्रथा चलेको छ। मलाई लाग्छ यो कुरा संविधानले बनायो अथवा कसले बनायो आखिरमा एउटा मानव जाति एउटा जन्म लिइसकेपछि यो एउटा ट्रेडिसन बन्दै गयो। त्यसर्थ कतिवटा स्टेचुटी हामीलाई कतिवटा जग्गामा हामीलाई हेपिएको कुराहरू हामी समक्ष आइरहेको छ। गोर्खा अम्बेडकर सेना आएर त्यहाँ हेरिदिनुपर्छ। रिसेन्टली नै तपाईँको चन्द्रकला दर्जी तपाईँले हेर्नु होला, पुटुङ निवासी, उहाँ एउटा दमै जातबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। उहाँको हस्बेन्डले उहाँलाई 12 वर्ष भएछ टर्चर गरेको, एकदमै उहाँ सानो जात हो भनेर चाहिँ उहाँलाई टर्चर गरेको चाहिँ 12 वर्ष भएछ। हामी भारतीय गोर्खा अम्बेडकर सेनाले अब उपरान्त यो कुरा पनि हामी उहाँहरूसँग यो मञ्चबाट हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामी अब उहाँहरूको घर घरमा जानेछौँ। उहाँहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूको जात के हो, उहाँको धर्म के हो, उहाँहरूको मानसिकता कस्तो छ, उहाँको औकात हामी बुझ्ने प्रयास गरेको छौँ। हामी दमै कामी सार्की जति पनि माइनोरिटी छ हामी 5 गाडी उहाँहरूको घर घरमा गएर हामी उनीहरूलाई सम्झाउने पहिला प्रयास गर्छौँ। त्यहाँबाट पनि उपरान्त भएन भने उहाँहरूको औकात बुझाउने, उहाँहरूको यत्रो 22औं शताब्दीसम्म पनि उहाँहरूले जातिसँग भिन्नता गर्छ भने उहाँलाई हामी सम्झाउने हामी अब उपरान्त भारतीय गोर्खा अम्बेडकर सेनाले प्रण लिएका छौँ, हामी जानेछौँ। त्यसरी नै हिजो अस्ति पनि फेसबुकमा एउटा दाजु देवेन्द्र सुब्बा दाजुले लेख्नु भएको थियो, यो जात चाहिँ जति पनि राम्रो गर्दाखेरि यो जात चाहिँ सानो जात हो, यिनीहरूले बेहोरा देखाइहाल्छ। त्यो दाजुलाई पनि हामीले रिसेन्टली नै यी चौरस्ताबाट हामीले अरेस्ट गर्नु लगायौँ। सरको थोबाट उहाँले केस खानु भइरहेको छ अहिले। र हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी कुनै जातिलाई दोष दिन चाहँदैनौँ, कसैलाई सानो भन्न चाहँदैन, कुनै ठुलो भन्न चाहँदैनौँ। हामीले ठुलो कुरा गर्नु हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जब तपाईँहरूले खुकुरी भनेर हामी नेपाली जातिले गर्व गर्छौँ, हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो एउटा हतियार गोर्खा जातिको हतियार हो भनेर तपाईँहरूले जातीय हिसाबमा तपाईँले आफूले अब एउटा जग्गा राख्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हितमा त्यो खुकुरीलाई चिनिन्छ भने गोर्खा जातिको हतियार हो भनेर चिनिन्छ। त्यसरी नै त्यो खुकुरी बनाउने एउटा रातो रड पिटेर बनाउने कामी जातिलाई तपाईँहरूले आज
सानो जात भनेर एउटा लालसाना लाउनु भइरहेको छ। यो कताको सत्य कुरो। हामी ठुलो कुरा गर्न चाहँदैनौँ। दमाईले आजको दिन जुन चाहिँ तपाईँले लाउनुहुन्छ हाम्रो गोर्खीय पाडे टोपी, हाम्रो गोर्खीय दौरा सुरुवाल भनेर तपाईँले लगाउनुहुन्छ, त्यो सिलाउने पनि हाम्रो दमाई जातिका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो सबै समस्त नेपाली गोर्खे जातिले लाउनुहुन्छ। यस्तो हामी ठुलो कुरा गर्नु हामीलाई आउँदैन। संसारभरि छरिएर बसे गोर्खा जाति, हाम्रो सानो पहाडको कन्दरामा बस्ने हाम्रो गोर्खा जातिहरूले यो कुरा आजको दिन बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरा बुझाइरहनु पर्दैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई काट्यो भने त्यही खुनु, हामीलाई काट्यो भने त्यही खुनु। पछाडि गएर हाम्रो पछि कतिवटा कुराहरू यहाँनिर भइरहेको छ, लागिरहेको छ, मन दुख्छ। हामीलाई हाम्रो जातको परिचय दिनु पर्दैन। हामीलाई हाम्रो जातको परिचय दिनु पर्दैन, किनभने हामी कुशल छौँ, हामी सक्षम छौँ सबै विधामा भन्ने कुरा पनि यहाँबाट तपाईँहरूलाई प्रण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरू जात छुटाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई लाग्छ आजको दिन ठुलो हुँ भन्ने। म कुनै जातलाई लाग्दिनँ, कुनै जातलाई पनि म भन्न चाहदिनँ। तपाईँहरू ठुलो जात हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकपल्ट त्यो बिमारीलाई गएर हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले बिमारीलाई गएर हेर्नुहोस्। त्यो जसलाई चाहिँ एउटा ब्लड चाहिएर, त्यो वृद्ध आमालाई हेर्नुहोस् जसलाई ब्लड चाहिएर, त्यो ब्लड ब्याङ्कमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ जातको ब्लड हो त्यो भनेर। कुन चाहिँ जातको ब्लड त्यहाँ पनि छुट्याउनु सक्नुपर्छ तपाईँले आफू उपरान्त। कुन चाहिँ जातको ब्लड हो त्यो, कुन चाहिँ जातलाई लाउँदैछ, कुन चाहिँ जातको ब्लड, त्यहाँ त तपाईँहरूले त्यो त हामी देख्दैनौँ। त त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, यो कुरालाई मानवता भएर जिउँ, राम्रो मान्छे बन्ने कोसिस गरौँ, राम्रो मानवता बन्ने कोसिस गरौँ, मस्तिष्कमा राम्रो मान्छे हुने प्रण गरौँ। अन्तमा हिसाब कर्मको हुन्छ, धर्मको हुँदैन। जय भीम। बाबा, जबसम्म तपाईँको सिद्धान्त छ, युवा सेनाले त्यो सिद्धान्तलाई पहिल्याउने छ। जय भीम। र हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रम हाम्रा मुख्य अतिथि महोदयहरूलाई भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेना केन्द्रीय समितिको पक्षबाट सम्मान सम्बर्धना जनाउन गएको छौँ। हाम्रो मुख्य अतिथि मुकुल चन्द्र वैराग्य सर, उहाँलाई हामी सम्मान जनाउँदछौँ। उहाँलाई सम्मान गर्नको निम्ति भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेना केन्द्र अध्यक्ष रिभेन घतानीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। वर्तमान भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्रका अध्यक्ष श्रद्धेय अनित थापाज्यूलाई हामी सम्मान जनाउन गइरहेका छौँ। सम्मानको क्रममा एडवर्ड फाउन्डेसन चेयरम्यान हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड सरलाई पनि हामी सम्मान जनाउन गइरहेको छौँ। सबै क्रमैले युवा सेनाका टोली उपसभापति केशर सिंहज्यू, विशाल बागदाज्यू, सहसचिव सञ्जय पोर्टेलज्यू, कोषाध्यक्ष नवीन लम्जेलज्यू। बाबा साहेब अम्बेडकरलाई हामीले जहिले पनि सम्बोधन गर्दा एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। घरिघरि उद्घोषकहरूले त्यो कुरोलाई छोडी पठाउँदैछ। उहाँलाई सम्बोधन गर्दा भारत रत्न चाहिँ सधैँ भन्नुपर्छ हामीले। उहाँलाई भारत जस्तो एउटा महान देशले उहाँको जुन चाहिँ देशप्रतिको देन छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भारत रत्नको उपाधि दिएको हो। आजभोलि भारत रत्नको उपाधिमा पनि राजनीतिकरण भएको छ, तर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकरको जुन चाहिँ अमूल्य एउटा देन भारतले कहिले बिर्सने छैन। विशेष गरेर हामी दलित हामी भन्छौँ, किनभने भारतमा आज पनि गोर्खा समुदाय प्रति शोषण भएको हामी ठान्दछौँ। र उहाँ एउटा कानुनविद
सबैभन्दा पहिले कानुनविद त थिए नै। त्यसपछि भारत रत्न अम्बेडकर, जसको पुरा नाम बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर, उहाँ एउटा अर्थशास्त्री अनि समाज सुधारक। उहाँले विशेष गरेर त्यति बेलाको समयमा एउटा छुवाछुत, अहिले पनि हामी सुन्छौँ जग्गा जग्गामा, भारतको धेरैवटा राज्यको कुना कुनामा अहिले पनि यो चलन, यो प्रथा चलिरहेको छ। त्यसो त अहिले हिन्दू राष्ट्रवादको नाममा फेरि यो जुन चाहिँ उन्मूलन भइसकेको एउटा रूढिवाद, एउटा प्रथा फेरि सुरु भएको छ। तर यो जति पनि शोषणहरू छ, यहाँबाट हामीले आफूलाई मुक्ति दिलाउनु हो भने बाबा साहबले के भन्नुभएको छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ शिक्षा। हामीलाई कसैले यहाँबाट उन्मुक्ति दिलाउँदैन, हामी आफै शिक्षित बन्नुपर्छ। अघि उद्घोषक भाइले भन्नुभयो बाबा साहेबको स्लोगन एजुकेट, एजिटेट एन्ड अर्गनाइज भन्नुभएको छ। पहिले शिक्षित बन, त्यसपछि सङ्ग्राम गर, त्यसको विरोध गर, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो सबै एक बन, सङ्गठित बन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँ शोषित वर्गलाई आर्थिक अनि सामाजिक रूपमा शोषित वर्गलाई कसरी शोषणबाट मुक्त गराउनु, उहाँ सधैँ त्यसमा लागिरहनुहुन्थ्यो। स्वदिन भारतको पहिलो कानुन मन्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै वर्ष उहाँ कानुन मन्त्री रहनु भएन, किनभने उहाँले देख्नुभयो यो सरकारमा बसेर मैले यो सरकारलाई बेसी प्रभाव गर्नु सकिनँ, बरु म मन्त्रीको पद त्याग गरेर म एउटा समाज सुधारकको रूपमा देशको शोषित वर्गहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने एउटा बाटो देखाउँछु भनेर उहाँले कानुन मन्त्रीको भारबाट उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो। र उहाँलाई हामी आर्किटेक्ट अथवा फ्रेमर अफ द कन्स्टिट्युसन पनि भन्छौँ। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा, संविधान सभामा संविधानको मसौदा तयारी गर्ने अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँलाई नियुक्ति गरेको थियो र उहाँको अध्यक्षतामा भारतको संविधान लेखिएको हो। र बाबा साहेब अम्बेडकरको, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकरको मूर्ति दार्जिलिङको चौरस्तामा स्थापना हुनु यो धेरै अघि हुनुपर्ने थियो, ढिलै भयो तर राम्रो भयो। हाम्रो लागि एउटा यो साँच्चै नै ऐतिहासिक क्षण हो र उहाँको एउटा मोटो थियो, त्यसलाई भनिराखेर म तपाईहरुसित बिदा लिन्दछु। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने लाइफ सुड बी ग्रेट रादर देन लङ, अथवा मान्छेको जीवन कति लामो बाँच्यो भनेर मूल्याङ्कन हुँदैन, तर मान्छे बाँचुन्जेलसम्म उसले के गरे त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। र बाबा साहेबको यो भनाइलाई अनुसरण गरेर आज हामी प्रत्येक युवाहरू सबैभन्दा पहिले शिक्षित बन्नुपर्छ। जबसम्म शिक्षा हामी लिँदैनौँ तबसम्म हामी कुनै शोषणबाट उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ। र यति दुई शब्द भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन्दछु। धन्यवाद। बाबा साहेबको विषयमा एउटा लिडर भएर इन्स्पायर गर्नुपर्छ क्या, इन्स्पायर। अनि बाबा साहबले जुन चाहिँ एसटी, ओबीसीको लागि काम गरेको छ, अनि उहाँहरूको एउटा इन्स्पिरेसन, उहाँहरूको एउटा लिडर। तर म अजय एडवर्ड्स एउटा भारतको नागरिक, मेरो पनि
अम्बेडकर साहब एउटा मेरो लागि पनि एउटा हिरो हो, मेरो लागि पनि एउटा इन्स्पिरेसन हो। बाबा साहेबले आफ्नो जातिको निम्ति मात्रै काम गरेन, उहाँले सम्पूर्ण भारतको लागि, कास्टको लागि काम गर्यो। तर त्यो अलावा इकोनोमिक्स, कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क गर्ने आर्किटेक्ट, वुमेन्स राइट्सको लागि काम गर्ने, अमर्त्य सेन जस्तो नोबल अवार्ड विनरले के भन्यो भन्दाखेरि बाबा साहेब जस्तो एउटा ज्ञान भएको म मेरो गुरु ठान्छु। अमर्त्य सेनले भनेको यो बाबा साहेबको विषयमा म के ठान्छु भन्दाखेरि एससी एसटी को लागि मात्रै पनि एउटा हिरो होइन, तर भारतको सम्पूर्ण नागरिकको लागि अम्बेडकर साहबले जुन चाहिँ काम गर्नुभयो हामी कहिले पनि बिर्सिनु सक्दैन। मध्य प्रदेशमा जन्मेको अम्बेडकर ज्यू आज चौरस्ताको प्राङ्गणमा उहाँको सम्झनामा यो शालिग इनोग्रेसन हुँदाखेरि हामी एउटा भारतको नागरिक अनि एउटा गोर्खाको नातामा हामी पनि एकदमै खुसी छौँ। अनि जुन चाहिँ युवा सेना, अम्बेडकर युवा सेनाले जुन चाहिँ कुरा राख्नुभयो, हामी एडवर्ड्स फाउन्डेसन हो, हाम्रो अरू संस्था होस्, हामी उहाँहरूसँग सँगसँगै उहाँहरूको यो आन्दोलनमा, उहाँहरूको यो एजुकेसन, म आन्दोलन पनि भन्दा एजुकेसन, यहाँ भाइले भन्नुभयो 4-5 गाडी गएर जहाँ अन्याय भएको छ 4-5 गाडी जाने, तर म भाइलाई भन्छु त्यो 4-5 गाडी लगेर त्यहाँ डर देखाउनु हुँदैन। इन्डियन कन्स्टिट्युसनले धेरै एससी एसटी को लागि प्रावधान दिएको छ, ल एन्ड अर्डर छ। उहाँहरूले राम्ररी सिकाउनु पर्छ, हाम्रो जातिलाई, गोर्खा जातिलाई सिकाउनु पर्छ। आज एससी एसटी एक्टहरू धेरै यस्तो छ, यो गरे भने चाहिँ के हुनेछ भनेर एउटा मायाले, किनभने यो जुन चाहिँ भ्रम हाम्रो जातिमा छ, कतिवटा छ, ज्यादा छैन तर अलिअलि छ। मलाई थाहा छ, मेरै परिवारमा पनि एसटीहरू मेरो भेनाहरू छ। उहाँलाई कस्तो लाग्छ, यति साह्रो लाग्छ कि उहाँहरू त दार्जिलिङ छोडेर आज न्युजिल्यान्डमा उनीहरूको जीवन चलाइरहेको छ, किनभने उसको छोराहरूले उहाँले जे सहनु पर्यो पहाडमा छोरा छोरीहरूले नसहनु परोस् भनेर देश छोडेर गएको छ, मलाई थाहा छ। तर के हो भन्दाखेरि युवा सेना युवा हो, रिस उठ्छ, तर घरमा 4-5 गाडी गएर त्यहाँ सम्झाउनु बुझाउनु भन्दा त्यहाँ बुढो लिगल प्रकारले, राम्रो प्रकारले, माया प्रकारले हाम्रो गोर्खा सन्तानलाई पनि सिकाउनु पर्छ। अनि कन्स्टिट्युसनको जे प्राविधानहरू छ, ल एन्ड अर्डरको जे प्राविधान छ, त्यसको मुताबिक काम गऱ्यो भने चाहिँ अझै असल हुन्थ्यो। अनि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अन्तमा समय छैन, यहाँ तपाईँहरूकोमा पनि समय छैन, मेरो पनि अपोइन्टमेन्ट छ, यी नै मुनि मेरो अफिस छ, मान्छेहरू पर्खिरहेछ। म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ बाबा साहब सानो हुँदाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि कस्तो अत्याचार सहनु पर्यो, उहाँले अत्याचार एसटी एससी हुने नातामा उनीहरूलाई त्यो स्कुलभित्र क्लासरुमभित्र पनि जानु पाउँथेन। यति समान कि पानी पनि ठुलो जातले माथिबाट, मुनिबाट होइन, माथिबाट हाल्यो भने मात्रै पानी पाउँथ्यो। बाबा साहबले त्यति बेला पिउन उसको साथीहरूले गरिदिन्थेन, अनि पिउन, त्यो स्कुलको पिउनले चाहिँ उसलाई माथिबाट पानी हालेर उसले पानी खान्थ्यो। पछि उसको किताबहरूमा उहाँले लेखेको छ, नो पिउन नो वाटर भनेर। यस्तो थियो।
यस्तो सङ्घर्ष गरेर आजको दिनमा यो काम गरेको छ। गोर्खा जातिलाई पनि एउटा अम्बेडकर जन्मिनु एकदमै आवश्यकता छ, किनभने हामी एउटा जाति भएर हामी पनि धेरै शोषित छौँ, धेरै चिजमा हामी वञ्चित छौँ। यति नै म प्रार्थना गर्छु यो युवा सेनाबाट जसले आजको दिन अर्गनाइज गर्यो, यहाँ भित्रबाट पनि 1 जना 2 जना 3 जना अम्बेडकर जन्मोस् अनि गोर्खा जातिलाई त्यो जग्गामा पुर्याओस्। यति नै भन्दै जय भीम, जय गोर्खा। ये जो प्रोग्राम सबका सामने उपस्थित रखे हैं, इसका एक अलग विचारधारा होता है जो सबको मालूम नहीं है। समाज क्या चीज़ है, समाज के अंदर में क्या भेदभाव होता है, ये बहुत पुराना दिन से आज भी हो रहा है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन किया है हमारा बाबा साहब ने। आपने नाम सुना होगा, उसका डेजिग्नेशन सुना होगा, उनका क्वालिफिकेशन सुना होगा। आप आज खड़ा होकर बोल सकता है क्या उनका जैसा पढ़ा लिखा आदमी भारत में कोई है? अभी तक कोई नहीं है। अगर होता तो भारत के अंदर एक अलग समाज बन जाता। जिस समाज के सामने उलझे हुए बाबा साहब ने अपना परिवार को कभी भी उनको सहायता करने के लिए किसी के सामने, देश का सामने सिर झुकाया नहीं है। अपना परिवार को छोड़ दिया, मरते दम तक एक दवाई के लिए किसी के पास सिर झुकाया नहीं। सिर्फ समाज के उनके आगे कोई नहीं है। तो जिस समाज के लिए लड़ाई किया इतना दिन तक, उनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत समय हम लोग दे देते हैं उनके लिए, तो क्या हम लोग खुश नहीं हो जाते? थोड़ा दुख के बाद मैं आपके सामने रखता हूँ। रिबन घातानी जी ने बोला कि हमारा समाज का पास से थोड़ा बहुत पैसा कलेक्शन करने का मौका मिला, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया करके। दुख की बात है। आप लोग सोच लीजिए, समाज के नाम पे, जाति का नाम पे कितना पैसा खर्चा कर देते हैं आप लोग। कोई भी पूजा पार्वण होता है, कोई भी पिकनिक होता है, कोई भी रिश्तेदार के पास जाता है, हजारों पैसा खर्चा कर देते हैं आप लोग। लेकिन आज रिबेंदा को बोलने पड़ा कि समाज के पास से हमको 10 रुपया कलेक्शन करने के बाद हमको इस प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला। ये दुख की बात है। कब सुधरेगा ये समाज? मैं उन लोगों को बोला था कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहाड़ जैसा जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आदमी रहता है। आप तो सोचिए, आप लोग जो टाई कोट पहन के बैठा है, ये आपका हिम्मत कभी भी नहीं होता था। अगर बाबा साहब ने आपके लिए लड़ाई नहीं करते तो क्या आप इतना दामी पोशाक, एक अच्छा घोड़ी, एक अच्छा बूट पहन सकता था? क्या उनके लिए कोई दिन नहीं है? थोड़ा बहुत आप लोगों के बारे में, समाज का बारे में, बाबा साहब का बारे में अमर लावा जी भी बोल के किया है, अजय अटभट जी भी बोला है। ये अब कब सुधरेगा समाज? इतना परेशान समाज है भारत के अंदर, दलित समाज, पिछड़े वर्ग के समाज, कि आपको कल्पना का बाहर है। अभी भारत में जिसके दिया हुआ संविधान, अभी संविधान खतरे में है भारत के अंदर। आपको पता है? पता नहीं है। आप लोग सो रहे हैं। 1997 में आपका समाज का, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में जो संरक्षण व्यवस्था है, ये काट चुका है। आपका दोनों पैर काट दिया, दोनों हाथ काट दिया, सिर्फ गर्दन बाकी है काटने के लिए। जिस दिन संविधान के अंदर आपका संरक्षण व्यवस्था हट जाएगा, आपका क्या हालत होगा जानते हैं? आपका समाज का क्या अवस्था होगा जानते हैं? किसी को मालूम नहीं है। थोड़ा बहुत तो जग जाइए। जो पहाड़ के लिए जो इतना आयोजन करके सारे लीडर लोग इकट्ठा हुए हैं,
सारे समाज के आदमी इकट्ठा हुए हैं। एक ही रास्ता में आप लोगों को चलना चाहिए, जो रास्ता बाबा साहब है, जो आपको पहले जो युवा सेना ने शुरुआत कर दिया है, उनको धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। जो उनसे बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षित है, लेकिन उसके पास ध्यान नहीं है, गुण नहीं है, किसी को सहायता करने का मन नहीं है। तो अभी तो कम से कम शुरुआत कर दीजिए। जो रास्ता दिखाने के लिए बाबा साहब का मूर्ति उद्बोधन किया है, ये आपका पहाड़ में सारे समाज के लिए है। बाबा साहब कभी भेदभाव नहीं किया है, सिर्फ दलितों के लिए नहीं लड़ा, सारे समाज के लिए लड़ा। संविधान में आपको समान अधिकार मिला, तब जाके हर समाज में अभी सब आदमी सिर उठा के जीता है। तो ये बाबा साहब का एक देन है। अभी का जो सवाल उठता है सारे भारत के अंदर कि नया भारत बनाएंगे, अरे नया भारत तो कब का बन चुका, बाबा साहब ने बना दिया संविधान के माध्यम से। तो आप क्या नया भारत बनाने जा रहे हैं? ये सोचना चाहिए आप लोगों को। आपका दिशा में सारे पश्चिम बंगाल का आदमी जा सकता है, सारे भारत का आदमी जा सकता है। आवाज उठाना चाहिए आप लोगों को। इस संविधान बनाने के लिए कितना उनको परेशान झूलने पड़ा। ये अजय जी ने बोला, अमर जी ने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हाँ, क्यों दिया था? अपना परिवार के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, समाज के लिए। जिस समाज के लिए दिया था, समाज अभी क्या किया है उनके लिए, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, सोचने पड़ेगा। कहीं पे भी जाइए, बाबा साहब का नाम ले लीजिएगा तो आपका सीना भारत के अंदर बोलता है, भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना। मैं बोलता हूँ वो 56 इंच का सीना बाबा साहब का नीचे छोटा है। उनसे भी बड़ा सीना है बाबा साहब का, जो भारत निर्माण किया है, जो भारत के अंदर इतना ताकत दिया है आप लोगों को, जो संविधान में है, किसी का पास नहीं है। तो ये लड़ाई आप लोगों को लड़ना चाहिए। आप लोग सोचिए, भारत के अंदर जो आपका समाज के लिए अर्थनैतिक व्यवस्था को डेवलप करने के लिए रिजर्व बैंक बना दिया, युवा को लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए LIC बनाया, तो कितना नहीं किया आप लोगों को लिए। महिला का अधिकार, बच्चा का अधिकार, ये कौन दिया? भारत के अंदर बहुत जगह में नारा लगता है हमने दिया। मैंने सोचता हूं तो अगर बाबा साहब ना होते तो भारत के अंदर हम भी ना होते। अगर हमको आज जरूरत पड़ा आंदोलन करने का, बात करने का, क्यों? अगर बाबा साहब जिंदा होता अभी तो हम लोगों का आंदोलन करने का जरूरत नहीं होते। तो ये बाबा साहब का दिया हुआ हमको भी रक्षा करना चाहिए, हमें उनके साथ देना चाहिए। तो उनके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण बात जो पहाड़ के अंदर इस मूर्ति के माध्यम से दिया गया है, आपका सामने में प्रतिनिधित्व करने के लिए इतना बड़ा लीडर को उठा के लेके आया है पहाड़ में, जो पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुकुल चंद्र बैराग्य जी ने। आप लोग कितना आंदोलन किया, आपका प्रतिनिधि है गवर्नमेंट के पास? जो शेड्यूल कास्ट का एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर है, आपका अभिभावक है, आपका लीडर है। किसी दिन आपको याद होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अगर अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो दादा को बोलिए, दादा सरकार से बात करेगा, उस सरकार का एडवाइजरी है, मेंबर। ये आपका लीडर है, आपके समाज का लीडर है। इनको हम लोगों को रास्ता में चलने के लिए जाने पड़ेगा, उनको सहायता करने पड़ेगा। तो ऐसा समय आ चुका है कि बाबा साहब के नाम पे एक दिशा पहाड़ में आ रहा है। इसके माध्यम से आप लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो कितना बड़ा ताकत आपको बन सकता है, ये किसी को अंदाजा नहीं है। युवा समाज के नाम पे सारे देश चलता है, इतना आंदोलन चलता है, लेकिन अभी भारत के अंदर सारे समाज के इतना जगह में लेके जा रहे, इतना
अवस्था खराब कर रहा है कि जहाँ पे हमारा समाज के सबसे ज़्यादा आदमी एम्प्लॉयज होने का बात था, वो सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इनके लिए आवाज़ युवा सेना के तरफ से ही करना होगा। भारत के अंदर जिस तरीका से आपका रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, आपको पता नहीं है। जो 97 में 5 डीओपीडी संरक्षण को हटा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, पता है क्या कि समाज के माध्यम से कोई अच्छा शिक्षित ना बने, उनके लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन हटा दिया। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करके 2-4 आदमी अच्छा पोस्ट में नौकरी कर रहा है, वहाँ पे आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन हटा दिया। मान लीजिए समाज को कहाँ ले जाने का दिशा वो लोग दिखाना चाहता है केंद्रीय सरकार के माध्यम से। ये आवाज़ आज का नहीं है। मैं 20 साल से समाज के लिए, संरक्षण को रक्षा करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट घेराव करने के लिए जाता हूँ। आज 20 साल से, ये 2 साल कोरोना का चलते वर्चुअल का माध्यम से हम लोग रैली किया है। तो इस रैली में पहाड़ की तरफ से भी कुछ आदमी हमारा साथ जाता है। 2015 साल से ये पुकार जी है, दिवेंद्र है, कृष्णा जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं। आप लोग सोचिए, अगर रिजर्वेशन जिस दिन खत्म हो जाएगा तो आपका बच्चा को पढ़ाई करने के लिए आपका जेब से पैसा निकाल के स्कूल में भर्ती करने पड़ेगा। क्या समाज में आप कर सकता है, लेकिन आपका परिवार के बगल में जो रहता है, जो गरीब आदमी, उनके लिए क्या हो सकता है आप सोचिए। हमारा एजुकेशन ख़त्म कर देने का एक प्रयास चला रहा है। अभी का जो सिस्टम चालू कर दिया है कि ऑनलाइन प्रोसेस पढ़ाई लिखाई, तो क्या गरीब परिवार में एक कंप्यूटर खरीदने का पैसा है, एक टैब खरीदने के लिए पैसा है, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है? तब हमारा समाज का बच्चों को क्या होगा अगले दिनों में? ये बहुत परिस्थिति खराब है। और हिंदुत्व का बात बोल रहा था उमर जी ने, सही बोला। हिंदुत्व के नाम पे बाबा साहब ने जिस तरीके से लड़ाई किया है, जिस दिन भारत में हिंदुत्व का नाम पे लड़ाई शुरू करेगा, बाबा साहब ने बोला कि ये समाज जिस दिन हिंदुत्व का बात मान लेगा, उसी दिन ये अछूत समाज सबसे घटिया जगह में चला जाएगा। कभी भी कोई आदमी, कोई भी समाज के तरफ से, कोई भी सरकार के तरफ से आपके ऊपर चपाने का कोशिश करेगा कि हम हिंदू राष्ट्र करना चाहता है, हम लोग हिंदू हैं। कभी भी बाबा साहब ने बोला कि कभी भी आप लोग हिंदुत्व के नाम पे आप लोग सिर को खड़ा नहीं कीजिएगा। आप हर टाइम बोलिएगा कि हम हिंदुत्व नहीं है, हम भारतीय हैं। एक भारतीय के नाते मैं एक आदमी भारत के लिए जान दे सकता है। कभी भी आप लोग हिंदू के नाम पे सिर उठा के कभी भी जी नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये समाज जागरूकता होने जा रहा है। इसके लिए आपको इतना महत्वपूर्ण काम करना है। भारतीय युवा अंबेडकर सेना के तरफ से ये सारे भारत के आप लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, संगठन के माध्यम से सारे भारत के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। आपके इस पहाड़ के अंदर भारतीय गोरखा युवा अंबेडकर सेना अकेला नहीं है, ये सारे भारत के संगठन आपके साथ जुड़ चुका है। कितना पावर है आपके पास, ये आपको अंदाजा नहीं है। आज के प्रोग्राम के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि भारत के अंदर एक युवा सेना के नाम पे कितना ताकतवर आंदोलन शुरू कर चुका है बाबा साहब के नाम पे। मैं आशा करता हूँ कि इसी दिन के रखते हुए कि बाबा साहब के नाम पे साल में 2 बार प्रोग्राम करिए कि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। कम से कम धूप बत्ती जला के कम से कम उसको याद कीजिए। 14 अप्रैल आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। बाबा साहब के नाम पे कल्चरल का एक प्रोग्राम बनाइए, बाबा साहब के नाम के एक उत्सव के कीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने और एक बात बोलूँगा कि संगठन करते करते जो आपके साथ एक लीडर के नाते जरूरत होता है, एक लीडर, एक सच्चा ईमानदार लीडर, जिस लीडर के चलते चलेगा, उसका दिखा हुआ रास्ता में समाज चलेगा, उस लीडर को भी एक अच्छा ईमानदार लीडर बनना चाहिए। उसको भी थोड़ा बहुत
कानून का संपर्क में कुछ जानना चाहिए, प्रशासन का बारे में कुछ जानना चाहिए, तब जाके वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। लीडर लोगों को भी थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन का बारे में बात करना चाहिए। एक प्रशासन का चलाने वाला आदमी एक WBCS अफसर होता है, IAS IPS कैटेगरी का अफसर होता है, उनसे बात करने के लिए थोड़ा बहुत कानून का भी आपको जानकारी होना चाहिए, डेवलपमेंट का बारे में जानकारी होना चाहिए, आइन कानून का बारे में जानकारी होना चाहिए। थोड़ा लीडर लोगों को भी एक अच्छा ईमानदार लीडर, एक शिक्षित लीडर, एक ताकतवर लीडर जो आपके लिए दिशा दिखा सकता है। अगर मौका मिलेगा तो 14 अप्रैल का प्रोग्राम होगा, कानून का बारे में, बाबा साहब का बारे में, संविधान का बारे में आपके सामने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो सिटिंग जस्टिस है, मैं आपको बुलाने पे इधर ही लेके आऊँगा। आपका जो दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, उनको इधर ही लाऊंगा, ये इधर ही कोर्ट बैठाऊंगा आपके समाज के लिए। उन्होंने आपको जानकारी देगा, उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो इसके लिए आपको भी जोश होना चाहिए। एक जोश आज के दिन के बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा हो जाइए। इसीलिए सबके मैं हमारा तरफ से अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आनन्द ढकाल, कोषाध्यक्ष नेपाली दमाई समाज चानबारी दार्जिलिङ। र मेन कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनित थापाज्यू जब आफ्नो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो चेयरम्यानसिपमा, त्यति बेला उहाँले अब धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुभयो है। सबै सङ्घ संस्थालाई लिएर एउटा जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसमा जस्तो कतिलाई उहाँले कम्युनिटी हलहरू बनाइदिनु भयो, कतिलाई डोनेसनै दिनुभयो है, र कति सङ्घ संस्थालाई भाँडाकुँडा, टेबल चौकी, साउन्ड सिस्टम इत्यादि प्रदान गर्नुभयो। र त्यस्तै पाराले अब हाम्रो समाजमा पनि अलिकति त्यो भाँडाकुँडाको कमी थियो र हामी उहाँलाई भेट्ने चेष्टा गऱ्यौँ र त्यो हामीलाई अनितज्यूसँग भेटाउनमा हाम्रो शिबु भद्राज्यू जो हाम्रो भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाका एक कर्मठ सदस्य पनि हो है, र उहाँले चाहिँ हामीलाई यहाँ भेटाइदिनु भयो। र सँगसँगै हाम्रो सुमन लकान्द्रीज्यू हुन्छ है, दुईजनाले चाहिँ हामी उहाँसँग कन्ट्याक्ट भयो। अनि हामी अनितज्यूकोमा हामी जाने बित्तिकै हामीले भन्यौँ, दाजु तपाईँले सबैलाई एउटा है भाँडाकुँडाहरू यताउति दिइरहनु भएको रहेछ र हामीलाई पनि केही गरिदिनुहोस् न भन्ने बित्तिकै उसले तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको भने हामी दार्जिलिङ नेपाली दमाई समाज भन्ने बित्तिकै उसले एकै वचनमा तिनै एप्रुभ गरेर लु यो मैले एप्रुभ गरिदिन्छु, तपाईँहरू सिलगढीको भाँडाकुँडा लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो है। र अब यति ठुलो हाम्रो लागि त एउटा ठुलो एउटा उस भयो नि त है, रेस्पेक्ट भयो नि उहाँप्रति। र अब दिनु त हामी केही नै सक्छौँ होइन र, तर अब हामी एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो काम गऱ्यो भन्नु त सक्छौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा सानो एप्रिसिएसन लिएर उहाँलाई हामी अर्पण गर्दैछौँ। र यो लेटर अफ एप्रिसिएसन यसमा हामीले लेखेका छौँ टु श्री अनित थापा, अनरेबल एक्स चेयरम्यान बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन लालकोटी दार्जिलिङ है। सब्जेक्ट छ लेटर अफ एप्रिसिएसन एन्ड रिगार्ड्स। अनरेबल सर, it is indeed a matter of high esteemed appreciation for your benevolent help to the Nepali Damai Samaj Chanbari Darjeeling by providing us with kitchen utensils and sound system. What we have never felt that our dream has come true beyond our imagination. Just on our small request for help has become like heavenly bestow gift which shows your immense feeling to the needy people when needed for. Your love to the people of Darjeeling always remain unforgettable with high regards. On behalf of the Nepali Damai Samaj Chanbari Darjeeling, we express our most heartfelt thanks to you and pray to the Almighty God, may you live in the heart of the people with all appreciation and humble regards. Let your every step of endeavor be a total success with happy and healthy life. यही राइट्स पाने के लिए आंदोलन जरूरी है, इसीलिए जो भारतीय गोरखा अम्बेडकर युवा सेना जैसा आंदोलन शुरू किया है, ये बहुत धन्यवाद है, क्योंकि
युव समाज को जरूरत है अपना अपना संप्रदाय को अधिकार पाने के लिए इकट्ठा होने के बाद आप आगे चलो तो आपका अधिकार मिलेगा। हम जब स्टूडेंट थे, हम पहले 80 साल से ST OBC का मूवमेंट किया था। प्लेन एरिया में मूवमेंट किया था, मुकुल जी का मालूम है, और बहुत इधर महेंद्र प्रसाद लामत है, उसका मालूम है, हम किए थे। आज इधर इकट्ठा होके जैसा एक ऐतिहासिक मुहूर्त है, आगामी से एक साथ लड़ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपका जरूरी है। और युवा भाई को आप उत्साहित कीजिए और अपना अधिकार पाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार बहुत अपना सरकार है। हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय बहुत अपना है। इधर 14 डेवलपमेंट बोर्ड किया है हिल में, तो कितना उनका आग्रह है इस आदमी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप लोगों को ये आगे बढ़ना है, नेत्री के साथ देना है, जो अपना अधिकार जो पाना है तो ले लीजिए छीन के। नेत्री एक बात किए है, हमको बोला है तुम तो सब कुछ है, MLA है, MP है, मंत्री है, तो क्यों अपना जो अधिकार है लेता नहीं। ये बड़ा बात है। इसीलिए सभी को मेरा निवेदन, आने वाले दिन में आप इकट्ठा होके संविधान का जो अधिकार है हमारा वो रखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को सामने रखने के बाद आप आगे चलो और देखा आपका अधिकार सही में मिल जाएगा। ये बात बहुत सच्चा है। जो अच्छा से ऑनेस्टली जो मूवमेंट करेगा तो वो सक्सेस होगा। तो मेरा और कोई बात नहीं है। मैं सभी को धन्यवाद देकर मेरा बात यही खत्म करता हूँ। आज का हाम्रा मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि, आज का यस पवित्र समारोह का सभा शिरोमणि पनि उहाँ नै हो भनौँ। उहाँलाई म यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको निम्ति डाइसमा निम्ताउँदछु। SC एडभाइजरी बोर्ड अफ काउन्सिल वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्ट नामशूद्र चेयरम्यान श्रद्धेय सर मुकुल चन्द्र बैराग्यज्यू, उहाँलाई म डाइसमा निम्ताउँछु। भारतीय गोरखा अम्बेडकर युवा सेना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया आप लोग। क्यों दार्जिलिंग का जो महल है, ये महल सिर्फ इंडिया का नहीं है, बंगाल का नहीं है, गोटा वर्ल्ड से आदमी जानता है। दार्जिलिंग का चौरास्ता का नाम है, जो चौरास्ता में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आया हुआ है, बंगाल गवर्नमेंट आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आ रहा है। दुनिया का हर आदमी यहाँ पे आके एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे दार्जिलिंग का जो सौंदर्य यहाँ पे उपभोग कर रहा है। ऐसा प्लेस में आप इतना आदमी को स्टैचू ओपन कर दिया आज, जो आदमी सिर्फ इंडिया का नहीं है, गोटा वर्ल्ड का भी एक नायक आदमी है। गोटा वर्ल्ड का बहुजन नायक हो गया।
अम्बेडकर, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति आप यहाँ पे स्थापन किया। इसीलिए हमारा नमोशूद्र वेलफेयर बोर्ड, नमोशूद्र विकास परिषद तथा इंडिया आर्मी, भीमसेना आर्मी तथा जितना सारा शेड्यूल कास्ट है, हर शेड्यूल कास्ट का तरफ से हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो एडवाइजरी काउंसिल, एससी एडवाइजरी काउंसिल का तरफ से मैं गोरखा अम्बेडकर युवा सेना का हर आदमी को भीम जय भीम करता हूँ एंड सैल्यूट दे रहा हूँ। जो रिकॉर्ड आप यहाँ पे कर दिया, हमारा दिल एकदम यहाँ पे बहुत बहुत खुश हुआ। जो अभी जितना आदमी यहाँ पे आएगा, हर आदमी देखेगा हमारा बाबा साहेब इंडिया का सर्वोच्च चूड़ा, पहाड़ का सर्वोच्च चूड़ा, महल का अंदर में बाबा साहेब का मूर्ति यहाँ पे जल जल कर रहा है। मीन्स जितना दिन इंडिया रहेगा, देखिए बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हुआ है, इंडिया का हुआ है, बहुत सारा प्रेसिडेंट हुआ है, हर प्रेसिडेंट का नाम हमारा याद में भी नहीं है, हर प्राइम मिनिस्टर का नाम हमारा याद में भी नहीं है। बात यह है इंडिया जितना दिन रहेगा, बाबा साहेब इतना दिन रहेगा, वर्ल्ड जितना दिन रहेगा, बाबा साहेब का नाम इतना दिन रहेगा। ये इंडिया का एक भारत रत्न हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन सा काम किया? आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्ल्ड फेमस कर दिया। जितना सारा कंट्री है, हर कंट्री आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नीति फॉलो कर रहा है। देखिए एक की थ्योरी है, रिजर्वेशन इज द सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी। एवरी कंट्री में ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एवरी कंट्री अभी फॉलो कर रहा है। रिजर्वेशन इज द सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी। देखिए बहुत सारा लेक्चर यहाँ पे सुना है हम लोग, बहुत सारा बिग्गो आदमी थे यहाँ पे। अमर लामा जी यहाँ पे बोल दिया, अजय जी बोला है, हमारा सुब्रतो दा बहुत अच्छा करके आपको रिजर्वेशन बारे में बोल दिया। रिजर्वेशन अभी हमारा इंडिया से संविधान का खतरा आ गया। इंडिया संविधान का अभी खतरा चल रहा है। रिजर्वेशन आप काट दिया, हमारा इंडिया से रिजर्वेशन आप लोग को अभी हटा दिया है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन है इसीलिए हमारा ये जो 6 शेड्यूल जो है, जीटीए जो है, हमारा जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, अभी नौकरी मिल रहा है, अभी काम मिल रहा है, गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिल रहा है, हर फैसिलिटी खत्म हो जाएगा। ये रिजर्वेशन काट जाएगा तो हर फैसिलिटी खत्म हो जाएगा। अभी हिंदुत्व का बात सुना है, आप हिंदुत्व का रूल जानता है? आप लोग हिंदुत्व का रूल जानता है? मैं देखा हुआ है तालिबान में, अफगानिस्तान तालिबान सरकार थे, वहाँ पे वो तालिबान रूल चालू किया। तालिबान रूल कैसा है वो हमको पता है। अभी हिंदुत्व जो रूल है, हिंदुत्व जो अभी जात पात का जो रूल्स है, बहुत खतरा रूल्स है। बाबा साहेब वो रूल्स खत्म कर दिया संविधान लिख के। अभी हिंदुत्व आ जाएगा तो, हिंदुत्व कंट्री घोषणा हो जाएगा तो क्या होगा? मनु संहिता चालू हो जाएगा। मनु संहिता चालू होने का बाद हमारा जितना सारा एससी कम्युनिटी है, कोई आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा, कोई आदमी लेखा पढ़ा का सुযোগ नहीं मिलेगा। क्यों? मनु संहिता जो है वहाँ पे ऑलरेडी हमको अशुद्ध कर दिया। ये अशुद्ध आदमी स्कूल में पढ़ाई लिखाई का कोई सुযোগ नहीं है, नौकरी का कोई फैसिलिटी नहीं है। बाबा साहेब वो संविधान काट दिया, मनु संहिता काट दिया। बाबा साहेब मनु संहिता काट के इतना संविधान रचना किया ये इंडिया के लिए। हर आदमी ये इंडिया का संविधान का फैसिलिटी अभी भोग कर रहा है। हमारा याद में है, हमारा अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, पहले
उनको बोला है देखिए हमारा संविधान का ताकत देखिए, इतना ताकत है एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं उनको बोल रहा हूँ जो संविधान का पर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो संविधान से रिजर्वेशन क्यों हटा दिया तुम लोग? क्यों रिजर्वेशन हटाने के लिए हिंदुत्व घोषणा किया? ये तुमको जवाब देना पड़ेगा। हमारा इंडिया का हर आदमी को पर जवाब देना पड़ेगा तुम लोग को। क्यों रिजर्वेशन हटा दिया? क्यों रिजर्वेशन काटने के लिए एक कंट्री को हिंदुत्व कंट्री घोषणा कर रहा है? ये नहीं चलेगा। इसीलिए तैयार हुआ भीम आर्मी। भीम जो शब्द है, ये शब्द को साथ आपको परिचित थोड़ा कम है। क्यों? हम देखते हैं जो टाइम हम स्लोगन देता है जय भीम जय भारत, आपको से आवाज नहीं आता है। ये जो भीम है ना, ये भीम जो आवाज, ये आवाज बारे में मैं 2 सेंटेंस आपको बोलूंगी। वो सेंटेंस जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हम लोग जय भीम बोलता है। क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर गोटा इंडिया जय किया, दुनिया जय किया, इसलिए नाम से पहले जो भीम शब्द है वो भीम हम बोलता है जय भीम। जय भारत बोलता है। क्यों? ये भारत जय किया। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जन्म नहीं होता तो ये इंडिया में संविधान लिखने वाला कोई आदमी नहीं थे। इतना इजी संविधान लिखने वाला कोई आदमी नहीं थे इंडिया में। अभी इतना अच्छा संविधान हमको मिला, वो संविधान का खतरा आ गया। इसलिए हम लोग को जितना सारा SC ST OBC माइनॉरिटी जितना सारा आदमी है ना, हमारा साथ जो आदमी को भेंट होता है साथ साथ हम लोग बोलता है जय भीम जय भारत। क्यों? पहले हम लोग को ये जो सूट कोट पहन के यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये सिर्फ बाबा साहेब का अवदान है। ये सिर्फ बाबा साहेब का वो रिजर्वेशन अवदान है। इसीलिए आपका सामने सूट पैंट कोट पहन के यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका सामने। इसीलिए हम लोग स्मरण करता है जो टाइम हमारा अपना आदमी से बात होता है उसी टाइम पे नमस्कार बोलने से पहले हम लोग बोलता है जय भीम। जय भीम बोलने का साथ साथ हमारा अंबेडकर को भी स्मरण आता है, इसीलिए जय भीम बोलता है हम लोग। आप लोग हमारा से बोलिए जय भीम जय भीम। अभी थोड़ा और एक बात ये बता दीजिए, वो संविधान लिखने वाला जो है जो भारत को जन्म दिया, इसीलिए हम लोग बोल रहा है जय भीम जय भारत। बोलिए सबाई जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। आज जो गोरखा है ना, ये गोरखा को जो रिजर्वेशन है, देखिए ये जो GTA मिला है ना, ये जो 6 शेड्यूल का कुछ एरिया है, ये भी बाबा साहेब का अवदान है। पहाड़ का जितना सारा डेवलपमेंट है, हर डेवलपमेंट के लिए बाबा साहेब संविधान में जगह कर दिया। जो पीछे बड़ा आदमी है, जो ट्राइबल एरिया है, वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए अलग फाइनेंशियल जो रूल्स है वो रूल्स बाबा साहेब कर दिया। इसीलिए पहाड़ के लिए बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। इस शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। क्यों? बाबा साहेब वो संविधान में दिया। इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं जय भीम जय गोरखा। क्यों? ये गोरखा के लिए तो बाबा साहब किया ना, गोरखा को मान जय किया बाबा साहेब। इसीलिए बोलिए सबाई जय भीम जय गोरखा, जय भीम जय गोरखा, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। आज यहाँ पे जो मूर्ति उन्मोचन हो रहा है, मैं सुना है ये मूर्ति यहाँ पे उन्मोचन के लिए बहुत बड़ा अवदान है हमारा GTA का एक्स चेयरमैन अनित थापा जी।
अनित थापा जी यहाँ पे ये मूर्ति स्थापन करने के लिए बहुत सारा हेल्प किया हमारा ये गोरखा सेना को। गोरखा अंबेडकर सेना जो है युवा सेना उनको हेल्प किया। ये जो मूर्ति हम लोग यहाँ पे है, जितना दिन ये मूर्ति रहेगा हमारा सुब्रत दा को नाम भी रहेगा हमारा याद में। क्यों? ये मूर्ति सुब्रत दा कोलकाता से भेजा है, जो हमारा बाबा साहेब का मूर्ति वहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए सुब्रत दा जो है उनको भी हम सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी जितना सारा गोरखा यहाँ पे युवा सेना है, जितना अंबेडकर युवा सेना है, हर सेना को यहाँ पे खड़ा होने के लिए मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों? आपको मैं खादा देके आपको सम्मान जनाएंगे, आपको शुभेच्छा जनाएंगे और आपको एक वार्ता हम देंगे जो इंडिया में भीम सेना है, ये भीम सेना का एक शपथ है। ये संविधान रक्षा करने के लिए हम लोग ऑल इंडिया में हजार लाखों भीम सेना, ये भीम सेना को अविरोध करेंगे और रिजर्वेशन हटाने के लिए जो षड्यंत्र वो खत्म कर देंगे। हम लोग कभी नहीं होने देंगे, ये षड्यंत्र सफल कभी नहीं होगा, खत्म कर देंगे हम लोग। आपको पहाड़ का जो युवा सेना है, आपको मैं ये बोलूंगी कि आपको सिर्फ अकेला नहीं है, आप सिर्फ पहाड़ का 2-4 आदमी नहीं है। ये सोचिए गोटा इंडिया में लाखों भीम सेना आपको साथ है, लाखों अभीम आर्मी आपको साथ है। आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कोई तकलीफ होगा, साथ हमारा भीम सेना को बताइए, आपको साथ हम रहेंगे। आप पहाड़ में कोई भीम सेना को कुछ होगा तो गोटा दुनिया में, गोटा इंडिया में आग लग जाएगा। क्यों? भीम सेना हमारा एक साथ है, भीम सेना को साथ एक साथ रहेंगे, हम लोग एक साथ में काम करेंगे। देखिए, हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बहुत सारा अंबेडकर भवन निर्माण किया वेस्ट बंगाल में। एडवाइजरी काउंसिल का एक मीटिंग थे हमारा कोलकाता में। वो मीटिंग का अंदर में चीफ मिनिस्टर हमको ऑर्डर दिया कि जहाँ पे अच्छा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे जितना सारा भवन होगा SC ST का, हर भवन का नाम अंबेडकर भवन होना चाहिए। क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर हमारा इंडिया का संविधान प्रणेता है। बाबा साहेब अंबेडकर जो संविधान दिया, वो संविधान पर हमारा इंडिया अभी चल रहा है। वो संविधान का अभी खतरा है। संविधान का जो रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन काटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी लिया। तो वो पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन काटने का वो रोध करना चाहता है। तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर बोल दिया कि जहाँ पे बड़ा पब्लिक प्लेस है वहाँ पे भी अंबेडकर भवन व अंबेडकर जो स्टैचू ये निर्माण होने से अच्छा होगा। तो इसी टाइम पे हमारा यहाँ पे जो भारतीय अंबेडकर युवा सेना, गोरखा युवा सेना जो है, उनको से एक प्रस्ताव आया हमारा यहाँ पे सुब्रत दा है उनको तरफ से, जो यहाँ पे भी एक अंबेडकर स्टैचू ओपन होगा। तो ये सुन के हम CM को पास मैसेज भेज दिया कि दीदी ऐसा है। दीदी हमको बोला कि देखिए हम चाहता है कि वहाँ पे एक स्टैचू होगा तो हमारा अंबेडकर जो है, बाबा साहेब अंबेडकर को पर जो सम्मान, वो सम्मान पहाड़ को भी होना चाहिए। तो पुकार जो है यहाँ पे और जरा जो सारा लीडर लोग यहाँ पे है, हमारा नीमा ओंगदी शेरपा भी है। तो उन लोग को इतना जो प्रचेष्टा है, अनित थापा जी जो है, अनित थापा भी यहाँ पे स्टैचू निर्माण करने के लिए जो जायगा दिया है, वो चेयरमैन जो टाइम थे उसी टाइम पे। तो इसीलिए अनित थापा जी को भी हम लोग बहुत कृतज्ञता प्रकाश कर रहा है। हमारा साथ आया हुआ है जलपाईगुड़ी से, जलपाईगुड़ी एक्स MP विजय चंद्र बर्मन, यहाँ पे आके लेक्चर भी दिया। देखिए, हम लोग चाहता है बाबा साहेब आम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान में ये पहाड़ का डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है।
जो पहाड़ का डेवलपमेंट के लिए स्पेशल इकोनॉमी जो पैकेज, वो पैकेज बाबा साहेब दे दिया संविधान में। जो टाइम इंडिया हुआ उसी टाइम पे बाबा साहेब लिख दिया वो पैकेज पूरा होना चाहिए। यहाँ पे पूरा होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पैकेज हमारा ये पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए है, तो पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा साहेब का जो मूर्ति यहाँ पे हुआ, हम चाहते हैं इन फ्यूचर में पहाड़ का जितना सारा आदमी है, ये आदमी बाबा साहेब का मूर्ति देख के वो पैकेज का बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो पैकेज के बारे में आवाज़ सुनेगा यहाँ से, जी हमको पूरा पैकेज क्यों नहीं मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। बंगाल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड कर दिया, GTA कर दिया। हमारा बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से जो है ऑलरेडी हमारा चीफ मिनिस्टर कर दिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैकेज पहाड़ के लिए बाबा साहेब संविधान में लिख दिया, वो यहाँ पूरा होना चाहिए। ये आवाज़ ये मूर्ति से आएगा, ये हम अभी यहाँ पे आशा कर रहा है कि इन फ्यूचर में ये आवाज़ आएगा। जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प किया, हर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सैल्यूट करता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से हर ऑर्गेनाइजेशन को शुभेच्छा वार्ता यही दे रहा है कि आपको साथ हमारा है, हमारा गवर्नमेंट भी है। इंडिया का जो भीम सेना है, भीम सेना भी आपके साथ है।